छात्र साथ लेखांश से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राज के बांगड़ महाविद्यालय कार्य। जैसा कि हमने इतिहास की आर्थिक व्याख्या, भौतिकवाद, द्विंदात्मक भौतिकवाद इत्यादि मार्क्स का जो जीवन का परिचय उसका अध्ययन किया था, आज हम कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का अध्ययन करेंगे। यानी कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा को बहुत महत्व दिया है। उसके मतानुसार कि मनुष्य जाति का आज तक का इतिहास वास्तव वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इस कथन को स्पष्ट होता है कि इतिहास के प्रत्येक युग में आर्थिक वर्ग का प्रधानता रहती है। प्रत्येक काल और प्रत्येक देश में समाज दो प्रमुख विरोधी वर्गों में विभक्त रहता है, जिसका वर्णन आगे दिया गया। जैसे प्रथम के अनुसार धनिक वर्ग जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जो उत्पादन के साधनों का पर स्वामित्व रखते हैं, ये वर्ग आकार में छोटा और तथा प्रभावशाली होता है। दूसरा वर्ग श्रमिक का वर्ग होता है, ये वर्ग आकार में बड़ा और साधन विहीन होता है। मार्क्स के अनुसार आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए ये दोनों वर्ग आपस में सदैव संघर्ष रहते हैं। श्रमिक या शोषित वर्ग संगठित होकर शोषक वर्ग के विरुद्ध क्रांति करके प्राचीन व्यवस्था को नष्ट कर देता है। शोषक और शोषित वर्ग में अपने अपने हित के लिए होने वाले संघर्ष को मार्क्स वर्ग संघर्ष की संज्ञा देता है। मार्क्स के अनुसार आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष अत्यधिक तीव्र हो गया। द्विंदवाद के सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था के साथ साथ श्रमिक वर्ग का भी जन्म हुआ। दोनों वर्ग एक दूसरे के पूरक होते हुए भी सदैव संघर्षशील रहते हैं। मार्क्स के अनुसार कुछ अन्य कारक भी पूंजीपति वर्ग और तथा श्रमिक वर्ग के में संघर्ष उत्पन्न करते हैं। पूंजीपति वर्ग न केवल उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखता है, वर्ण वह सामाजिक, वैधानिक और राजनीतिक संस्थाओं का उपयोग भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के हेतु करता है। वे समस्त व्यवस्था अपने पक्ष में कर लेते हैं। लास्की के अनुसार वे सामाजिक हित और अपनी सुरक्षा को एक रूप समझते हैं। अपने ऊपर आक्रमण करने वालों को वे राजद्रोह के अपराध का दंड देंगे। शिक्षा, न्याय, धार्मिक शिक्षा सबको उनके हितों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। हमें इस बात को भली भांति समझ लेना चाहिए कि सामाजिक लाभ में संपत्तिहीन वर्ग को वंचित रहने का जो वे जानबूझकर प्रयत्न करते हैं, और यह भौतिक पर्यावरण के प्रति स्वाभाविक प्रक्रिया, परंतु संपत्ति के अधिकारों से वंचित वर्ग भी स्वाभाविक रूप से उसमें भाग लेना चाहता है। अतः प्रत्येक समाज में उसके नियंत्रण के लिए वर्गों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग के हित अत्यधिक विपरीत होने के कारण उनमें एकता स्थापित होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। उसका विश्वास है कि पूंजीपति अपने अंदर ही अपने विनाश के बीज रखता है। भूमिपति सामंत वर्ग और पूंजीपति वर्ग में जिस सामंतवादी समाज ने पुष्ट किया था, संघर्ष इसी प्रकार का था, जिसने सामंतवादी व्यवस्था की जड़ हिला दी और अंत में उसे नष्ट कर दिया। मार्क्स के अनुसार इस संघर्ष का निश्चित परिणाम पूंजीवाद का विनाश और श्रमिक वर्ग की विजय होगा। एंजलिस के अनुसार 1847 में सर्वहारा वर्ग की व्याख्या करते हुए कहा था कि यह समाज का वह वर्ग है जो अपने आजीविका पूर्ण रूप से अपने श्रम को बेचकर कमाता है और पूंजी से प्राप्त होने वाले लाभ पर निर्भर नहीं करता। लेनिन ने पूंजीपति का अर्थ बताते हुए कहा है कि पूंजीपति ऐसी संपत्ति के स्वामी को कहते हैं जो संपत्ति के माध्यम से श्रमिकों को शोषण करते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता के बारे में हम जब देखते हैं तो इसमें व्यक्तिगत लाभ, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग तथा उत्पादित माल में सामंजस्य नहीं हो पाता है। पूंजी का केंद्रीकरण, यानी पूंजीवादी व्यवस्था में थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में पूंजी का केंद्रीकरण हो जाता है। श्रमिक वर्ग अपने लाभ के लिए फौरन पूंजीपति वर्ग के लाभ हेतु अपने श्रम को बेचने लगता है। कृत्रिम आर्थिक संकट उत्पन्न करना, यानी पूंजीपति व्यवस्था आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न कर देती है। बाजार में माल बहुत अधिक होता है, लेकिन श्रमिक वर्ग की क्रय शक्ति नगण्य होने से उनका विक्रय नहीं हो पाता है। पूंजीपति इस संकट से निपटने के लिए कृत्रिम कमी पैदा करते हैं, जिसके कारण श्रमिक वर्ग में असंतोष की भावना तो बढ़ती जाती है और पूंजीपति का विनाश निश्चित हो जाता है। श्रमिकों के मध्य असंतोष उनमें व्यक्तिगत चेतना के स्थान पर वर्ग चेतना जागृत कर देती है। वे परस्पर मिलते हैं और एक दूसरे की कठिनाइयों से अवगत होते हैं। इस अवस्था से श्रमिकों के उत्पादन का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। मार्क्स दुनिया के मजदूरों को कहता है कि एक हो जाओ का आह्वान करता है। मार्क्स कहता है पूंजीवादी व्यवस्था जो सबसे बड़ी चीज़ का उत्पादन करती है वह है उन लोगों का वर्ग जो स्वयं पूंजीपति व्यवस्था के खोल डालेगा। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग के विनाश के पश्चात श्रमजीवी वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाएगा। एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। यानी कि मार्क्स ने इस संबंध में जो लिखा है वर्ग संघर्ष के बारे में, तो उसने कहा कि वर्ग क्या है। पहले तो ये उसने मार्क्स ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि अभी तक अभिभूत समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। यानी कि वर्ग का तात्पर्य बताया कि वर्ग व्यक्तियों की उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो, जिनके साधारण हित एक हों। इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर बल देने के कारण मार्क्स इसका लक्ष्य आर्थिक
तत्वों में बल देते हुए कहता है कि जिस समूह के आर्थिक हित का एक समान होते हैं उसको वर्ग कहते हैं, जैसे मिल मालिक, जमींदार, व्यापारी, किसान, मजदूर आदि। संघर्ष से तात्पर्य बताया कि संघर्ष का अर्थ केवल लड़ाई नहीं किंतु इसका व्यापक अर्थ असंतोष, रोष, आंशिक असहयोग है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार संघर्ष का अभिप्राय ये कदापि नहीं है कि समाज में निरंतर युद्ध की सी स्थिति बनी रहे, अपितु इसका केवल इतना अर्थ है कि समाज में एक वर्ग ऐसा आवश्यक होता है कि जिसकी आवश्यकताएं पूरी न होने से वह सर्वदा संतुष्ट रहता है। इससे असंतोष को वह वर्ग समय समय पर कई रूपों में असहयोग, आंदोलन, हड़ताल आदि द्वारा व्यक्त करता है। जब यह असंतोष असहनीय हो जाता है तो द्वंद्वाद के आधार पर संघर्ष क्रांति का रूप ले लेता है, जिसमें शोषित वर्ग की विजय और शोषक वर्ग का पतन असंभावी है। वर्ग संघर्ष और पूंजीपति के बारे में कहता है कि मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्गों के आपसी तालमेल, सहयोग, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर नहीं होता है, बल्कि वर्गों के आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है। समाज में तमाम परिवर्तन वर्ग संघर्ष के आधार पर ही होते हैं तथा इससे समाज का विकास होता है। दास युग में मालिक और दास से सामंत युग में सामंत और किसान वर्ग के होते थे। आज पूंजीवादी में आजीविका कमाने के साधनों के आधार पर समाज के दो वर्ग हैं, जैसे पूंजीपति बुजुर्गा और श्रमजीवी सर्वहारा। बुजुर्ग वर्ग उस संपत्ति का स्वामी जिसका उपयोग वह श्रमजीवी के श्रम से अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए करता है। बुजुर्ग वर्ग बिना कुछ परिश्रम किए श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। श्रमजीवी वर्ग समाज का वह वर्ग जो अपने जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से अपने श्रम के विक्रय पर निर्भर करता है। यानी कि मार्क्स और एंगल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखा है, स्वतंत्र व्यक्ति या दास, अमीर और सामान्य जन, भूस्वामी, भूदास, पूंजीपति और दस्तकार सेक्स में उत्पीड़क और उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे का विरोध करने और अनवरत कभी लुक छुप कर कभी खुलकर संघर्ष चलते रहते हैं। इस संघर्ष का परिणति हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुई या संघर्ष करने वाले वर्गों का सर्वनाश में, यानी कि पूर्ण सर्वनाश बताया। मध्य वर्ग अपने पैरों को खड़ा न होने पाने के कारण श्रमिक वर्ग में मिल जाने का बताता है मार्क्स। यानी मार्क्स के बारे में कह सकते हैं कि जो यानी कि पूंजीवादी समाज का सबसे अधिक उत्पीड़क वर्ग होने के साथ साथ सर्वाधिक क्रांतिकारी वर्ग भी होता है। बुजुर्ग वर्ग से अपने संघर्ष से वह विकास के विभिन्न चरणों से गुजरता है। उसका संघर्ष अलग अलग होता है, स्फूर्ति संघर्ष ना रहकर वर्ग संघर्ष बन जाता है। प्रत्येक वर्ग संघर्ष एक राजनीतिक संघर्ष होता है। दूसरे शब्दों में सारे पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध लक्षित होता है, उस राज्य के विरुद्ध भी जो पूरे पूंजीपति वर्ग के सम्मिलित हितों का प्रबंध करने वाली कमेटी के अलावा और कुछ नहीं है। यानी कोकर के लिखता है कि पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों की संख्या बढ़ाती है, उन्हें वह संगठित समुदाय में एकत्रित कर देती है, उनमें वर्ग चेतना का प्रादुर्भाव करती है, उनमें परस्पर संपर्क और सहयोग स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी पैमाने पर साधन प्रदान करती है, उनके क्रय शक्ति को कम करती है, उनका अधिकाधिक शोषण करके उन्हें संगठित प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करती है। मार्क्स कहता है कि अब तक के इतिहास में जिस वर्ग ने शोषणकर्ताओं से सत्ता छीनी, कालांतर में वह स्वयं शोषणकर्ता सिद्ध हुआ। इसलिए अब तक की जितनी क्रांति हुई उनमें उनसे इतिहास अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, परंतु पूंजीवादी और सर्वहारा वर्गों के संघर्ष से जो क्रांति होगी वह पिछले सब क्रांतियों से भिन्न होगी, क्योंकि उसके फलस्वरूप शोषक वर्ग का अस्तित्व ही मिट जाएगा, वर्गविहीन समाज की स्थापना होगी। वर्ग संघर्ष सिद्धांत का निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद अपनी कब्र आप खोता है। पूंजीवाद के विनाश के कारण का प्रकाश डालते हुए मार्क्स ने कहा कि इस संघर्ष में उसका विनाश और सर्वहारा की विजय दोनों ही अवश्य संभव ही है। यानी कि वर्ग संघर्ष के बारे में लिखता है, उत्पादन संबंधों के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन स्पष्ट होता है। समाज का विकास वर्गों के आपसी संघर्ष के फलस्वरूप होता है, आपसी सहयोग के द्वारा नहीं। समाज में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं जिनके हित परस्पर विरोधी होते हैं। जब तक वर्ग में वर्ग चेतना और वर्ग संगठन ना हो तब तक वर्ग संगठन तेज होकर क्रांति की दिशा में नहीं बढ़ता है। वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देता है, जिसके फलस्वरूप एक वर्ग की सत्ता दूसरे वर्ग के हाथों में आ जाती है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से मार्क्स ने श्रमिकों को न केवल विजय का विश्वास दिलाया, बल्कि जैसा कि फ्रेडरिक वेटकिंस ने लिखा है कि उन्हें यह भी विश्वास दिलाया कि यह अंतिम संघर्ष और इसके बाद साम्यवादी समाज की स्थापना का सवेरा शुरू हो जाएगा। यानी मार्क्स ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि जैसे कि हम पहले इसका अध्ययन कर सकते हैं कि मार्क्स ने जो लिखा है, मार्क्स विचारधारा वर्ग संघर्ष की धारणा में है, जैसे कि उसने साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखा है, अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही रहा है। अगस्टाइन थॉर्न ने लिखा है कि इसका पूर्ण विवेचन मार्क्स द्वारा किया गया है। एंजल्स और साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा स्वतंत्र व्यक्ति, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है। यानी वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना जब हम करते हैं तो मानव इतिहास
यानी सामाजिक जीवन की मूल तत्व सहयोग और संघर्ष सहयोग है, ना कि उसका संघर्ष है। यानी कि और समाज के केवल दो वर्ग ही नहीं होते हैं, जैसे मध्यम वर्ग अन्य वर्ग भी होते हैं। सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक नहीं होता है। कभी भी क्रांति श्रमिक वर्ग के स्थान पर बुद्धिजीवी वर्ग से ही संभव होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि लेनिन या माओ त्से तुंग दोनों बुद्धिमान थे। और वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है। समस्त इतिहास से वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है, जैसा कि इसने लिखा है वैसा नहीं है। और इसके अलावा समस्त जो मार्क्स द्वारा चित्रित वर्ग संघर्ष का परिणाम सत्य सिद्ध नहीं होता है, यानी मध्यम वर्ग की उपेक्षा की गई है इसमें। सभी पूंजीवादी को एक मानना भी गलत है। श्रमिकों में एकता का अभाव पाया जाता है, ये भी हम देखते हैं। श्रमिक वर्ग के विजय की कल्पना भी हम करते हैं, तो वो गलत है। यानी परस्पर असहयोग पर भी बल दिया। मार्क्स की भविष्यवाणी भी गलत हुई है। यानी मार्क्स से जो इतिहास संघर्ष का इतिहास नहीं है, यानी कि ये देता, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। वर्ग को की अस्पष्ट दोषपूर्ण परिभाषा भी उसने दी है। यानी कि उसने उद्योगों में 10-10 हज़ार रुपये का मासिक वेतन पाने वाले प्रबंधकों को क्या कहेंगे? वह कारखाने की मशीनों के मालिक नहीं है, इसलिए पूंजीपति भी नहीं है। किंतु उन्हें मजदूर कहा जाए तो मजदूर शब्द के साथ अन्याय नहीं होगा। समाज में केवल दो वर्ग ही नहीं, जैसे कि मध्य वर्ग भी है, जिसमें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उच्च लोक सेवा आयोग के सदस्य, अन्य जो पत्रकार वगैरह हैं वो आते हैं। मार्क्स की जो क्रांति की धारणा थी गलत थी। वो क्रांति वास्तव में ऐसा नहीं हो सका। भविष्यवाणी और वैज्ञानिक आधार नहीं। लास्किन ने कहा था कि इस बारे में हो सकता है कि पूंजीवाद के विनाश का परिणाम साम्यवाद ना हो बल्कि अराजकता हो, जिसमें से एक ऐसे अधिनायक तंत्र का जन्म हो सकता है जिसका कि सिद्धांत में साम्यवादी आदर्शों से कोई संबंध ना हो। करियो हैंट कहता है कि मार्क्स का यह विचार कि मनुष्य के समस्त झगड़े वर्ग संघर्ष से उत्पन्न होते हैं, यद्यपि आम लोगों को यह विश्वास दिलाने में कि उनका दुर्भाग्य पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है, जो सर्वहारा वर्ग की विजय के साथ ही समाप्त हो जाएगा, युक्त महत्व रखता है, किंतु एक वैज्ञानिक धारणा के रूप में मिथ्या है। यानी हम ये कह सकते हैं मध्यम वर्ग की उपेक्षा की है इसने, जैसे मैंने पहले बता दिया इसका। यानी भूस्वामी उद्योगपतियों यानी कि को एक ही मानसिकता वाला पूंजीवादी वर्ग के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। एकता का अभाव, जैसे कि श्रमिकों में एकता का अभाव पाया जाता है। करियो हैंट जो कहता है कि मार्क्स की धारणा में मनुष्य समस्त संघर्षों का स्रोत वर्ग संघर्ष है, यद्यपि एक युद्ध कला के रूप में है। इसका मूल्य असंगत, क्योंकि इसका ध्येय सर्वसाधारण को यह विश्वास दिलाना है कि उनके संकटों का कारण पूंजीवादी प्रणाली श्रमजीवी वर्ग की विजय के साथ वे दूर हो जाएंगे। असत्य है, क्योंकि जीवन में संघर्ष का सबसे बड़ा कारण निश्चित रूप से व्यक्ति और समाज के बातों में विरोध है। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसे केवल वर्ग संघर्ष नहीं कहा जा सकता, जिसका कोई द्वंद्वात्मक निराकरण नहीं हो सकता, क्योंकि यह अपरिवर्तनशील मानव स्थिति का अंग है। यानी परस्पर असहयोग पर बल दिया गया है, जैसे कि प्लेटो की यह धारणा कि समाज सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग की आवश्यकता पर आधारित, तो मार्क्स की धारणा कहीं गलत है। मार्क्स की धारणा से कहीं अधिक सत्य है जो प्लेटो की है। मार्क्स की भविष्यवाणी भी गलत रही थी कि उद्योग धंधे हैं सफल नहीं हो सकी, पर एंजल्स की भविष्यवाणी की पूंजीवादी व्यवस्था विनाश होने के कारण निर्मूल सिद्ध हुई। यानी कि फिर भी हम इसका महत्व के बारे में कह सकते हैं। मार्क्स पहला व्यक्ति था जिसने इतिहास के वर्ग हितों के आधार पर व्याख्या की है। पूंजीवाद के संबंध में मार्क्स की कई भविष्यवाणी गलत सिद्ध हुई। पूंजीवाद के विकास की धारा लगभग वही है जैसे कि मार्क्स और एंजल्स ने बनाई थी। मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत श्रमजीवी वर्ग के लिए महान प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि उसके द्वारा श्रमजीवी वर्ग की विजय अवश्यंभावी बताई गई है। प्रभाव की दृष्टि से यदि इस सिद्धांत का हम मूल्यांकन करें तो हमें ये ज्ञात होगा कि वर्ग संघर्ष के शास्त्र को अपनाकर विश्व मानवता के बहुत बड़े भाग ने प्रत्यक्ष रूप से पूंजीवादी बुराइयों से मुक्ति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। यही नहीं, पूंजीवादी देशों में भी श्रमिकों की दशा सुधारने, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के जितने भी उपकरण हुए उनको प्रेरित करने में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत ने अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। अतः वर्तमान समय में विश्व श्रमिक समाज के हाथों में यह एक बहुत ही प्रभावशाली सत्तर के रूप में है, जिससे वह पूंजीवादी शासन शोषण से अपनी रक्षा कर पाने में समर्थ नहीं हो रहे हैं, वरन विश्व शांति, स्वतंत्र, समानता के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त कर रहा है जो समग्र रूप से विश्व मानवता के लक्ष्य है। यानी ये वर्ग संघर्ष का हमने अध्ययन किया। आज इतना ही, धन्यवाद।